Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and your PYQ session of International Relations. आज हमारे PYQ सेशन का लास्ट सेशन है एंड आई होप कि हमारे प्रीवियस वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्प किए होंगे टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जब भी आप मेंस में अपने आंसर्स को लिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सिलेबस के किस पार्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स जिसका इफेक्ट इंडिया पे पड़ता है या भारत के इंटरेस्ट को प्रभावित करता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स ग्रुपिंग सक्सीडेड अप टू पॉइंट बट इट नाउ कन्फ्रंट्स मल्टीपल चैलेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन द जियोपॉलिटिकल ऑर्डर। कमेंट। नाउ सबसे पहली चीज जो हमें क्वेश्चन में देखनी है, डायरेक्टिव क्या गिवन है। सो डायरेक्टिव इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ कमेंट, और जब भी कमेंट आपके डायरेक्टिव की फॉर्म में गिवन होता है सो हमें होलिस्टिक अप्रोच अपनानी है अपने आंसर को लिखते समय, लेकिन एक ओपिनियन हमें बिल्ड करना पड़ता है। जो भी सवाल क्वेश्चन में पूछा गया है उसको ध्यान में रखते एक ओपिनियन बिल्ड कीजिए और होलिस्टिक अप्रोच को अपनाते हुए अपने आंसर को कीजिए। आपकी कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहनी चाहिए आपके क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इंट्रोडक्शन पर आते हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन राइट अबाउट ब्रिक्स एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ, आपके ब्रिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं क्या। तो एक बहुत ही फर्म ऑर्गेनाइजेशन है जो काउंटर करने के लिए बनाई गई थी, स्पेशली जो आपका वेस्टर्न ब्लॉक है जिसमें G7 जैसी नेशन जैसी पावरफुल संस्था है, उसको काउंटर करने के लिए ईस्टर्न ब्लॉक बनाया गया था जिसमें इनिशियली ब्राजील, रशिया एंड चाइना और इंडिया शामिल थे। बाद में 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ। ऑलराइट, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दीजिए। ऑब्जेक्टिव्स में इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट में भी धीरे धीरे परिवर्तन आया है, ये भी आप हाईलाइट करें। नाउ बॉडी में जो मल्टीपल चैलेंजेस, समय के साथ जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में परिवर्तन आया है उसकी वजह से जो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं आपके ब्रिक्स को, उनको हाईलाइट करते हैं। सो सबसे पहला है मर्ड बाय वेरियस इश्यूज। तो देखिए ब्रिक्स नेशन के आपस में ही संबंधों में खटास है। जैसे पहले हम एग्जाम्पल इंडो चाइना का ले सकते हैं। इंडिया एंड चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है। या फिर हम चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं रशिया के साथ, दोनों देशों के बीच वेस्टर्न जो बॉर्डर्स हैं वहां पे डिस्प्यूट हैं। या आप ब्राजील और साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि भाई इनके अपने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं ना कहीं आपस की जब ये समस्याएं हैं सो रिलेशन जो है फर्दर वो अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाते, चाहे आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठे काम ही क्यों ना कर रहे हैं। हेट्रोजेनिटी। नाउ हेट्रोजेनिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसका मतलब है कि भाई अलग अलग इंटरेस्ट हैं सभी देशों के। ऑल नेशंस ऑफ द ब्रिक मेंबर्स हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप रशिया और चाइना का एग्जांपल लीजिए, तो इनका जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ज्यादा है या रीजनल स्ट्रेंथ को बढ़ाना ज्यादा है ताकि ग्लोबली उनका जो इंपैक्ट है वो बना रहे पूरे रीजन में, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील जैसे देशों की प्रायोरिटी है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कि भाई अपने इकोनॉमिक जो उनके इंटरेस्ट हैं वो पूरे हों ब्रिक्स के माध्यम से। पॉइंट क्लियर। तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस रीजन टकराव रहता है। नेक्स्ट है चाइना सेंट्रिक। नाउ ये बहुत बड़ी समस्या है। ब्रिक्स जैसी संस्था में जहां रशिया, इंडिया जैसे पावरफुल नेशन है, एक बैलेंस बना रहना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। चाइनीज सेंट्रिक ये संस्था ज्यादा लगती है, इकोनॉमिक होल्ड चाइना का ज्यादा है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक पे कंट्रोल चाइना का ज्यादा है, और बहुत से इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट चाइना की ज्यादा है। रशिया में आप देख लीजिए बहुत तकरीबन 30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट कर चुका है, या ब्राजील या साउथ अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। और इंडिया में हम सभी जानते हैं कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं कितने ज्यादा मार्केट में रहते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल मॉडल फॉर गवर्नेंस। तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल है भाई। ग्लोबल मॉडल जो आपका अभी एग्जिस्ट कर रहा है उसमें ट्रेड वॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, या फिर प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म जैसी समस्याएं ग्लोबली हैं। प्रोटेक्शनिज्म का सिंपल मतलब है कि भाई सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं वेस्टर्न ब्लॉक्स द्वारा। अगर जैसे इंडिया रशिया से S-400 खरीद रहा है, सो देयर इज अ सेंस ऑफ थ्रेट कि कहीं हमें सैंक्शंस ना वेस्टर्न ब्लॉक से झेलना पड़े। जबकि जो ब्रिक्स जैसी संस्था है ये मल्टीलेटरिज्म के आइडिया को प्रमोट करती है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा नॉट बीन इफेक्टिव, जितना इफेक्टिव ब्रिक्स को होना चाहिए था,
जितना G7 आपका प्रभावी है उतना ब्रिक्स अभी तक इफेक्टिवली काम नहीं कर पाया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाई अगर आप एक इंटरनेशनल ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं या कह लीजिए कि अपने प्रभाव को इंटरनेशनली बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको 20 सालों में बहुत इफेक्टिवली आगे आना चाहिए था। ठीक है, तो ये एक बहुत है बड़ी समस्या है। ऐसे कुछ पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं भाई। नाउ कंक्लूजन में आप ब्रिक्स ग्रुपिंग का सिग्निफिकेंस बता सकते हैं कि हालांकि ये सभी चैलेंजेस हैं, बट डिस्पाइट द फैक्ट ऐसा कह देना कि ब्रिक्स का सिग्निफिकेंस नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, लार्जेस्ट एशियन पावर्स जो है, जो कि जिनमें चाइना रशिया जैसी पावर्स हैं, जो कि एक समय चाइना सुपर पावर था, चाइना सुपर पावर बनने वाला है, रशिया सुपर पावर रहा है। ठीक है, इंडिया भी एक इमर्जिंग पावर है, ऐसे देश शामिल हैं, तो उनको आप नकार नहीं सकते, ऐसी संस्था को आप नकार नहीं सकते। तो इन शॉर्ट आप इसमें इंक्लूड करें। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डिस्कस द मेजर रिजर्वेशन ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब ये 4 नंबर का सवाल। ठीक है, डिस्कस इज गिवन एज ए डायरेक्टिव। डिस्कस कभी भी डायरेक्टिव की फॉर्म में गिवन होता है, तो एक डिबेट की तरह क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है और होलिस्टिक अप्रोच यहां भी अपनाएंगे ताकि कनेक्टिविटी क्वेश्चन के साथ बनी रहे। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन में वी कैन राइट जस्ट अ बिट अबाउट नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है, बहुत डिटेल अकाउंट नहीं लिखना है। बता दीजिए कि भाई 1968 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज साइंड। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है वो हाईलाइट कर दिया, दैट्स इट। नाउ रिजर्वेशन फॉर इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये आप बॉडी में मेन बता सकते हैं। तो क्या है, क्यों भारत इसको सीधा कहता है कि भाई एनपीटी जो है डिस्क्रिमिनेटरी है, ये कंप्लीटली फेवर कर रही है P5 नेशंस को। ठीक है, जो परमानेंट आपके पावर्स हैं, यूनेस्को की भी सदस्यता है जिनको, उनको आप डायरेक्टली फेवर कर रहे हैं। जो और उसके बाद 1970 के बाद जिन देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं उनको, उनके साथ आप भेदभाव की नीति को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, अब एनपीटी में बड़ा क्लियरली कहा गया है कि 1970 से पहले जिन देशों ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए उनको हम न्यूक्लियर स्टेट रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद जो स्टेट टेस्ट किए हैं उनको हम एज ए न्यूक्लियर स्टेट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेटरी कहता है। और ये भी कहा इंडिया का मानना है कि इट इज कंप्लीट फेलियर ऑफ डिसआर्मामेंट प्रोसेस। जो यूनाइटेड नेशन में डिसआर्मामेंट का क्लॉज रखा गया है कि पूरे विश्व के देशों को निशस्त्रीकरण या डिसआर्मामेंट की प्रोसेस को बढ़ावा देना चाहिए, सिंपली फेलियर है। चाहे आप डिफरेंट काइंड ऑफ फिसाइल मटेरियल की बात कर लीजिए, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर लीजिए, इन दोनों में ही फेलियर डिसआर्मामेंट का हमें देखने को मिलता है। किसी भी देश ने यूनाइटेड नेशन को सीरियस नहीं लिया और सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो पावरफुल नेशंस हैं उनकी। नेक्स्ट है न्यूक्लियर हैव्स एंड हैव्स नॉट। अब ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाई एक तरफ तो आप प्रिवेंशन लगाते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन पर, यहां पे टर्म्स आएंगे स्टूडेंट्स, ये जरूर याद रखेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन पर तो आप प्रिवेंशन लगाते हैं, इसका मतलब है ऐसे देश, हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन उन देशों पे लगाया गया है जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन खुद नहीं डेवलप किया है, जिनके पास है नहीं, दे आर लुकिंग फॉर, कहीं से एक्वायर्ड करना चाहते हैं। ठीक है, टेक्निक्स को खरीद रहे हैं, इस प्रकार की अप्रोच है, उन पर तो आप प्रतिबंध लगा रहे हैं। पर जिनके पास ऑलरेडी, ठीक है, या जिसको कहते हैं वर्टिकल प्रोलिफरेशन, जिन देशों ने खुद न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं और अपने स्टॉक पाइल्स को लगातार बढ़ा रहे हैं, उन पर आप कोई पाबंदी नहीं लगाते, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है कंप्लीटली। उदाहरण के तौर पे रशिया, चाइना और आप यूएस का एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिंग सेफगार्ड्स। नाउ सेफगार्ड मेजर्स में भी डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई आईएईए जैसी संस्था, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जैसी संस्था भी भेदभाव करती है डिस्क्रिमिनेशन में। कैसे, कि देखिए एक तरफ जो है आपके जो आपके न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनको तो आपने वॉलेंट्री सेफगार्ड पर भी मेंटेनेंस बनाने का अधिकार दिया है। वॉलेंट्री सेफगार्ड का मतलब है कि भाई इतना स्टॉक पाइल आप शो कर रहे हैं, उस पर आईएईए प्रतिबंध लगाएगा। दूसरी तरफ जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं उनको फेस करना पड़ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड, कि भाई आप ऐसा मटेरियल भी नहीं खरीद सकते जो जिसमें पोटेंशियल है कल को न्यूक्लियर वेपन बनाने की, चाहे आपका इंटेंशन नहीं है न्यूक्लियर वेपन बनाना, ठीक है, लेकिन आप ऐसा प्रोडक्शन, ऐसा मटेरियल भी नहीं खरीद सकते। अब न्यूक्लियर वेपन के लिए ही न्यूक्लियर एनर्जी का यूज नहीं होता, न्यूक्लियर एनर्जी आज इट्स अ नीड ऑफ आवर। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये डिस्क्रिमिनेटरी, या तो आप सभी दोनों पर ही ये लागू कीजिए, ठीक है।
तो इसका इसलिए भी भारत इसका खंडन करता है। नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। एनपीटी जब कह रही है, देखिए सिर्फ 5 ही ऐसे देश हैं तकरीबन जिन्होंने एनपीटी पे साइन नहीं किया, और बाकी तकरीबन पूरी दुनिया के देशों ने एनपीटी पे साइन किए हैं। और भारत इसलिए भी डिस्क्रिमिनेटरी कहता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। नॉन स्टेट एक्टर्स का सिंपल मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स, ठीक है, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस which are not funded by or affiliated by governments, जो किसी सरकार द्वारा ना हो, ठीक है, एनजीओ हो सकते हैं। अब इनका ब्लैक मार्केट में, न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट में प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। अब्दुल कादिर का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कैसे न्यूक्लियर वेपन टेक्निक को नॉर्थ कोरिया को बेचा गया, ठीक है। अब एनपीटी कहां है, क्यों कोई पनिशमेंट या सैंक्शंस नहीं लगाए गए, तो ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चनेबल चीज है। तो एक फेलियर कहता है एनपीटी को, इसीलिए भारत सही नहीं मानता है, ठीक है। तो ये आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। डिस्कस द मेजर चैलेंजेस फॉर इंडिया इन फ्रेमिंग अ क्रेडिबल मैरीटाइम डॉक्ट्राइन, ठीक है। तो इसमें भी डिस्कस ही पूछा गया है और वही अप्रोच हमें रखनी है कि भाई डिबेट की फॉर्म में क्वेश्चन को लेंगे। इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा मैरीटाइम जो डॉक्ट्राइन है इंडिया का उसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। सागर इनिशिएटिव को यहां बता सकते हैं या और भी इंडिया के जो इनिशिएटिव है हाईलाइट कर सकते हैं, पर चूंकि 4 नंबर का सवाल है तो बहुत लिमिटेड रहना चाहिए। नेक्स्ट है जो मेजर चैलेंजेस हैं इंडिया के मैरीटाइम डॉक्ट्राइन में, वो आपने हाईलाइट करने हैं। तो कौन सी चैलेंजेस है जरा देखते हैं। सबसे पहला है इंडियाज लिमिटेड अप्रोच इन इंडियन ओशन। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाई इंडिया का जो अप्रोच है इंडियन ओशन में वो क्वाइट लिमिटेड है। कारण देखिए क्या है, मैं थोड़ा मैप में समझाऊं तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। देखिए अब मालदीव्स का जो क्षेत्र है या सेशल्स का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, सेशल्स भी बहुत आगे आ गया, मालदीव्स या यहां पर हम देख सकते हैं अंडमान निकोबार, ठीक है, और बस इसी एरिया में या अरेबियन सी का ये जो पार्ट है, तकरीबन इसी एरिया को इंडिया डिफाइन करता है एज एन इंडियन ओशन रीजन, या इंडिया का जो मेन इंटरेस्ट है काफी लिमिटेड है इस रीजन में। नाउ व्हाट अबाउट दिस होल पार्ट जो अफ्रीकन रीजन के साथ इंडियन ओशन रीजन है, ये जो सर्दर्न पार्ट में है, व्हाट अबाउट दिस पार्ट, यहां पर अपना डोमिनेंस या प्रभाव को बढ़ाने के लिए इंडिया कुछ नहीं करता। ये इंडिया का एक बहुत बड़ा फेलियर, जबकि एक लीडिंग नेशन है, पूरे इंडियन ओशन का नाम भारत के नाम पर है, इसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। तो ये प्रॉब्लमेटिक इशू है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेसर होल्ड ऑन स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट। नाउ दिस इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच वी कैन डिस्कस, ठीक है, व्हिच इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट्स है, चॉक पॉइंट्स का मतलब है जहां से मेजर ट्रेड होता है, जैसे गल्फ ऑफ मलक्का का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, ये जो मलक्का गल्फ नहीं है, सॉरी, स्टेट ऑफ मलक्का का एग्जांपल ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट है, यहां से ट्रेड प्राइमरली होता है। चाइना का हेनान प्रोविंस यहां से ट्रेड करता है, या जितने भी आपके पैसिफिक नेशंस हैं या साउथ ईस्ट नेशंस है यहीं से ट्रेड करते हैं। अब यहां पर भले ही इंडिया का डोमिनेंस है, लेकिन देखिए अभी रिसेंटली ही एक नया ट्रेड रूट बनाया है चाइना ने, चेडुंग प्रोविंस से सीधा यंगून, म्यांमार यंगून में कनेक्टिविटी बनाई है, चटगांव में बांग्लादेश में पोर्ट ले लिया है, ठीक है। तो भारत के जो वीक होल्ड है चौक पॉइंट्स पे, या फिर आप यहां देख सकते हैं भाई, यहां पर आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है श्रीलंका में, तो हम्बनतोता पोर्ट पर चाइना का कब्जा है। मालदीव्स में हमारी ढील जो है, मालदीव की क्लोजनेस चाइना से बढ़ रही है, या फिर आप गल्फ ऑफ हम्रूज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट। तो यहां पर जिबूती, सॉरी यहां पर है आपके गल्फ ऑफ हम्रूज, ठीक है। तो जिबूती में इंपॉर्टेंट अपने मिलिट्री बेसिस बनाए हैं, साउथ सूडान में रशिया ने मिलिट्री बेसिस बनाए हैं, या डाइगो गर्शिया, यहां पर कहीं डाइगो गर्शिया है, यहां पर यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी पोजीशन उतनी स्ट्रेंथन नहीं है जितने भी इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट्स हैं, जो कि होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग चाइनिंग असर्टिवनेस। तो ये आप, मैंने उदाहरण जो दिए हैं आप यहां भी ऐड कर सकते हैं कि भाई चाइना इंडियन ओशन रीजन में बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहा है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है उनका, उसके माध्यम से, सीपेक के माध्यम से ग्वादर पोर्ट, ग्वादर टू देन श्रीलंका, हम्बनतोटा, चटगांव, देन यंगून, ठीक है, स्लेट ऑफ मलक्का से होते हुए या चेडुंग तक डायरेक्ट रेलवे एंड जो रोड बना रहा है, ठीक है। जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी को यहां अपना रहा है, तो और इंडिया को पूरी तरह से घेर लिया है। तो ये आप इसमें एड ऑन जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज वीक अप्रोच इन इंडियन ओशन रीजन। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है इंडिया का,
देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक तरफ चाइना कितना एग्रेसिवली इस रीजन में बढ़ रहा है, इंडिया इंडिया जो है अपने डिफेंस बजट का सिर्फ 14% ही इंडियन नेवी पे खर्च करता है। तो हमारी मैरीटाइम जो सिक्योरिटी पे है इतना, हाफ ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं इस मैप में, तकरीबन हाफ ऑफ इंडिया की जो बाउंड्रीज है वो सीशोर रीजन के साथ कनेक्ट है, और सिर्फ 14% हमारा जो बजट है डिफेंस बजट उसका इंडियन नेवी पे खर्च हो रहा है। रेस्ट ऑफ जो है वो हमारी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर्स की सिक्योरिटी पे ही जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू है। हमें अपनी इंडियन ओशन रीजन पे पकड़ को अगर मजबूत करना है तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, नहीं तो चाइना जैसे देश, रशिया या वेस्टर्न नेशन जैसे देश लगातार कोशिश में है कि अपने इंडियन ओशन रीजन में प्रभाव को बढ़ाएं। और कारण बड़ा सिंपल है कि भाई 21वीं सदी में वही देश रूल करेंगे जिनका कंट्रोल इंडियन ओशन रीजन में रहेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये आप पॉइंट जरूर ऐड करें अपने आंसर्स में। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। 4 नंबर का ही ये सवाल था। तो इस प्रकार से कुछ अपने क्वेश्चंस को आपने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना है। प्राइमरी जो आपके पॉइंट्स हैं वो हर पॉइंट में आप ऐड करेंगे, दैट्स इधर उधर की बातें आपने ज्यादा नहीं लिखनी है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेट रहा स्टूडेंट्स। आई होप आपने हमारे सभी सेशंस को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।